अच्छा जी, तो आज का हमारा नया टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ डिप्लोमेसी। फंडामेंटल्स से मुराद आपको पता है क्या होती है कि बुनियाद। बुनियाद क्या है डिप्लोमेसी की, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से एक डिप्लोमेट में क्या बुनियादी उसूल या प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि वो अपनी डिप्लोमेसी को प्रैक्टिकल तौर पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। जब तक एक डिप्लोमेट में कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो वो अपने जॉब को अच्छे तरीके से फंक्शन या परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जितनी उसमें क्वालिटीज़ अच्छी होंगी, जितना वो स्किल्ड होगा, उतना उसकी डिप्लोमेसी, उतना उसके बात और उतना ही वो अपने इस स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सकेगा। ठीक है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमने ये देख लिया कि फंडामेंटल्स ऑफ डिप्लोमेसी क्या होता है, कि वो बुनियादी असूल जो डिप्लोमेसी के हैं, या उनको हम प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी के क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। The operational level of foreign policy is the essential crucible for the formulation of diplomatic approaches to international challenges। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई कि फॉरेन पॉलिसी की जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है वो डिप्लोमेसी करती है। डिप्लोमेसी के थ्रू ही हम फॉरेन पॉलिसी को एक प्रैक्टिकल और एक इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी तो एक पॉलिसी है ना, वो तो एक डॉक्यूमेंट है, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, बना हुआ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक टूल इस्तेमाल होगा कि उस फॉरेन पॉलिसी को अचीव किया जाए, या उसमें लिखी हुई बातों को अमल दरामद होकर उस पर कोई नतज निकाले जाए। उसके लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन, उस मैनिफेस्टो के लिए आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होंगी, जो कि किसके तहत होती है, जो कि डिप्लोमेसी के तहत होती है। और डिप्लोमेसी के तहत ही हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेन करते हैं। दूसरे भी और बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन हमने ये शुरू में ही पढ़ लिया कि डिप्लोमेसी is one of the major and one of the chief tool to achieve the national interest of आर स्टेट और एनी स्टेट। कोई भी स्टेट होगा, चाहे वो हम हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो यूएस है, उसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो होगी वो डिप्लोमेसी के थ्रू होगी। और क्यों होगी? ताकि वो फॉरेन पॉलिसी को प्रैक्टिकल ऑपरेशनल लेवल पे यूज़ करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचा सके या गेन कर सके, या जो भी उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं उनको हासिल कर सके। This article identifies 10 principles for conducting operational level of diplomacy that is based on the fundamentals of diplomacy। ये आर्टिकल 10 प्रिंसिपल्स, 10 बुनियादी उसूल बता रहा है कि ऑपरेशनल डिप्लोमेसी के जो बुनियादी उसूल है वो क्या है। यहाँ पे ऑपरेशनल लेवल ऑफ डिप्लोमेसी अगर लिखा हुआ है तो इसका सिर्फ ये मकसद है कि उसकी प्रैक्टिकलिटी, जब हम प्रैक्टिकलिटी पे बात करेंगे कि कोई भी डिप्लोमेट है वो डिप्लोमेसी करने जा रहा है, ठीक है, नेगोशिएशंस करने जा रहा है किसी और कंट्री में, तो उसको वो कौन से बुनियादी उसूल हैं जिसपे, एक तो जो स्किल्स उसमें होनी चाहिए, और उन बुनियादी उसूल्स का उसको पता होना चाहिए, और उस पर उसका अमल दरामद होना ज़रूरी है, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर इसमें से एक भी प्रिंसिपल लैक होता है तो ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि या तो वो अनसक्सेसफुल हो जाए, या वो जो अपना गोल अचीव करने जा रहा है वो ना कर पाए। ठीक है। डिप्लोमेसी, the use of negotiations to advance the international interest of a state। डिप्लोमेसी क्यों यूज होती है? क्योंकि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट एडवांस कर रहे होते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे, इसलिए उसको इंटरनेशनल इंटरेस्ट कहा गया है। हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा कौमी मफाद हमारे लिए है, लेकिन जब हमारा कौमी मफाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएगा तो वो हमारा एक बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट होते हैं, जो कुछ होते हैं जो विद इन स्टेट होते हैं, डोमेस्टिक इंटरेस्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं। और डिप्लोमेसी कहाँ इस्तेमाल होती है? इंटरनेशनली इस्तेमाल होती है। एक
दो मुल्कों के दरमियान कोई रिलेशंस हैं, कोई ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान इंडिया है, उनके दरमियान अगर कोई रिलेशन या ताल्लुकात बनाना है तो उन लोगों को डिप्लोमेसी या नेगोशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो अपना अपना इंटरेस्ट गेन कर सके, और उसी को एडवांस करने के लिए क्या यूज़ होती है, डिप्लोमेसी। कंटिन्यूज टू प्ले an important role in the adjustment of state interests and societies to contemporary challenges। और इसी तरीके से एडवांस करते साथ ही वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है स्टेट और सोसाइटी के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस होते हैं उनको सही करने में भी, दो 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 और दो से ज़ायद स्टेट के दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप करने में भी, और अपने इंटरेस्ट को एडजस्ट और प्रिजर्व करने में भी डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अचीव योर नेशनल इंटरेस्ट, और इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट to maintain your relationship with your neighbor countries or any other state with diplomacy. Without diplomacy, you cannot achieve what you want. बगैर डिप्लोमेसी के आप नहीं कुछ भी अचीव कर सकते जो आप चाहते हैं। इफ़ यू हैव एन weak diplomacy, if you lack some of the fundamental principles of the diplomacy, then you cannot able to achieve what you want or what your states want। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रिंसिपल लैक करते हैं या आप में ये फंडामेंटल्स नहीं मौजूद आपके डिप्लोमेट में, तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उनकी बात ना मानी जाए या वो जिस काम के लिए या जिस मिशन पे गए हैं वो पूरा ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द proposed 10 principles The proposed 10 principles are intended to contribute to diplomatic practice and to the development of effective diplomatic approaches to achieving foreign policy objectives। ये प्रिंसिपल, ये जो 10 प्रिंसिपल यहाँ पे हम बुनियादी बार बार कह रहे हैं कि 10 प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या इंटेंड करते हैं, ये क्या शो करते हैं, कि ये क्या शो करवाना चाहते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस में। अगर आपका डिप्लोमेट और उसमें ये कोई भी बुनियादी असूल लैक करेगा तो वो डेवलपमेंट या इफेक्टिव डिप्लोमेटिक अप्रोच से दूर रह जाएगा और अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएगा। उसको अचीव करने के लिए उसको बहुत ज़रूरी है कि वो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझे और उसको अपने एटीट्यूड में शामिल करे। एक डिप्लोमेट होना किसी भी स्टेट का बहुत ही हार्ड जॉब है। यू कैन नॉट से दैट दिस इज़ एन ईजी जॉब, दिस इज़ अ वेरी टफ जॉब। क्योंकि अगर आप देखें कि आप सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी इजलास में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको जाके अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, पता नहीं कितने 200 स्टेट्स के सामने आपको इंटरेस्ट अपना शो करना है, अपना नेशनल इंटरेस्ट उधर रहते हुए प्रिजर्व करना है और बताना है, अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को आपको हासिल करना है। तो आप में कुछ ऐसी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो कि आम आदमी में नहीं होती। एक डिप्लोमेट की जो बात होती है उसमें जो एक एक वर्ड यूज़ हो रहा होता है उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। वो अपना एक एक वर्ड बड़ा संभाल के यूज़ करते हैं क्योंकि वो रियासत के रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं। वहाँ पे पूरी स्टेट तो उठ के नहीं चली जाएगी ना पाकिस्तान की, ऑब्वियसली कोई पाकिस्तान के बिहाफ पे जाएगा, मतलब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो वहाँ पे कोई एग्रीमेंट करके आता है तो उसके लफ्ज़ों के तहत और उसकी बातों के तहत स्टेट इस चीज़ पे उसका रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि जो उसने कहा है वो स्टेट पूरा करेगी, ये स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है। इतना अहम होता है डिप्लोमेट का रोल और डिप्लोमेसी का रोल इन ऑर्डर टू अचीव फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेशनल इंटरेस्ट, ये हमारा पहला प्रिंसिपल्स है। यहाँ हमने इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लिया, अब हम अपने प्रिंसिपल्स स्टार्ट कर रहे हैं कि वो 10 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल क्या है,
नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? हमें पता है कि नेशनल इंटरेस्ट कौमी मफाद होता है, और एक नेशन का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है या एक नेशन की जो पॉलिसी होती है वो बनाता कौन है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो पॉलिसी का लफ्ज निकला है वो निकलता है पॉलिटिक्स से, और पॉलिटिक्स कौन करता है? पॉलिटिशियन। तो लेजिटिमेट फॉरेन पॉलिसी मेकर कौन हुए? पॉलिटिशियंस। और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस जो कि ये शो करते हैं कि वो इस पॉलिसी के बनाने में और वो ऑफिशियली इसको सही करने में उनका हाथ है या उनका एक रोल अदा है। ठीक है, और उसी के तहत उनके सर्टेन नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन हो जाते हैं। अब पॉलिसी से जब हमें पता चल गया कि पॉलिसी का वर्ड पॉलिटिक्स से निकला है और पॉलिटिशियन ही बनाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर ए स्टेट और व्हाट इज नॉट गुड फॉर ए स्टेट। ठीक है, हम नहीं बता सकते, आप और मैं उठ के नहीं बता सकते। मे बी हम एज अ IR स्टूडेंट वी कैन वर्क लाइक थिंक टैंक, but the legitimate policymakers always are those who are in politics, means politicians. ठीक है, the purpose of a diplomatic effort is to advance the national interest of a state। यहाँ तक हमें पता चल गया कि पर्पस क्या है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का, कि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट गेन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना है। ठीक है, as determined by its legitimate policy makers, representative institutions and enshrined commitments। अच्छा जी, लेजिटिमेट पॉलिसी मेकर आपको पता चल गया कि लेजिटिमेट पॉलिसी मेकर कौन होते हैं। लेजिटिमेट पॉलिसी मेकर वो होते हैं जो पॉलिटिशियंस, जो पॉलिसी बनाते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। एनश्राइंड कमिटमेंट्स क्या होती है? एनश्राइंड कमिटमेंट एंड वैल्यूज। आपका नेशनल इंटरेस्ट जो डिफाइन होता है ना, वो आपकी नेशन के तहत डिफाइन होता है। श्राइन का मतलब आप लोगों को पता होगा, मजार। मतलब मजार का मतलब एक पाक या मुकद्दस जगह। ठीक है, एनश्राइंड कमिटमेंट्स होता है मतलब ऐसी मुकद्दस वैल्यूज, ऐसे मुकद्दस मोरल्स जो आपकी नेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी कमिटमेंट और वो वैल्यूज से जुड़ के ये सारी चीज़ों से एक आपकी फॉरेन पॉलिसी मेक होती है, और उसको एडवांस करने के लिए वही उससे हम अपना नेशनल इंटरेस्ट गेन करते हैं, जिसके लिए हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाते हैं अपने। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे। Progressive agreements pursued by diplomats are rooted in the national interest and propel it forward। जिस जिस तरीके से आपके जो डिप्लोमेट हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेन करना हासिल करते हैं, वो एक प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम चाइना पाकिस्तान के दरमियान प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट्स बनते हैं कि भाई आप भी बढ़े हम भी बढ़े। मकसद क्या होता है कि आपका भी इंटरेस्ट गेन हो, आपका भी मकसद पूरा हो और हमारा भी मकसद पूरा हो। ठीक है, तो हम उसको और उसी की बुनियाद पे रह के एक डिप्लोमेट उसको आगे से आगे बढ़ाता जाता है। मैं आप लोगों को इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दूंगी। जब 1971 में जेडे भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, और वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गए थे और उन्होंने एक स्पीच दी थी जो आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी। किसी ने सुनी है वो स्पीच? नो मैम। नहीं सुनी? वो स्पीच सुनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो एक स्पीच इन पूरे 10 प्रिंसिपल की बहुत अच्छी वजाहत है। उस स्पीच में जेडे भुट्टो ने, जिसमें आपने अगर देखा भी होगा कि फेसबुक पे भी बाज़ात बहुत बार ये वीडियो ट्रेंड में आई है, कि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था वो फाड़ दिया था और वो फिर उठ के चले गए थे। ये वही सेम स्पीच है, और इसमें इन्होंने जो बातें कही थी, जो कॉन्फिडेंस और जिस एग्रेशन और जिस एनर्जी के साथ इन्होंने अपना
मामला रखा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उस तरीके से कभी कोई और ऐसा लीडर या कोई और ऐसा जेंटलमैन आया ही नहीं जो इतना निडर होके, जो इतना फियरलेस होके अपनी बात कन्वे कर सके, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में। बुनियादी तौर पे उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर ये जो बांग्लादेश और ईस्ट इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की जो जंग होनी थी 1971 में जो हो रही थी, तो उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की कि मुझे आज फ़ोन आया मेरे बेटे का और उन्होंने कहा कि आप बगैर कुछ हासिल किए मत आइएगा वहाँ से। आपकी कौम चाहती है, आपकी नेशन चाहती है कि आप वहाँ से कुछ लेकर ही आए, कोई डिसीजन या कुछ हमारे हिस्से में। तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से ये बात कही कि मैं तो इस सिक्योरिटी काउंसिल को शेमफुल मानता हूँ क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रही, वो चुप है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद चुप है। और इंडिया अगर समझता है कि वो बांग्लादेश में घुस के पाकिस्तान को तोड़ देगा, बलूचिस्तान में घुस के पाकिस्तान को तोड़ देगा, कराची में जो फटे फसाद करा के पाकिस्तान को तोड़ देगा, अगर वो पाकिस्तान को तोड़ भी देता है और वीक भी कर देता है, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम एक अच्छा और एक बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन वो हमें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर हमने उनको उनके तमिलनाडु में घुस के, उनके नक्सल्स में घुस के, उनके सिखों में और उनकी दूसरी स्टेट्स में घुस के ये सब करना शुरू कर दिया, तो हम भी उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर हमें 100 साल की जंग लड़नी पड़ी अपने आप को बचाने के लिए, तो हम वो भी लड़ेंगे। अब देखें, हर बात का कोई लिटरल मीनिंग तो नहीं होता, इसी तरीके से हर अल्फाज का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता। अब उन्होंने जब ये कहा कि हमें अगर 100 साल की जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, तो 100 साल की तो जंग नहीं चलेगी ना। उन्होंने, उनका कहने का मकसद ये था कि अगर हमें लड़ना ही पड़ा और लड़ते रहना पड़ा मरते दम तक, तो भी हम लड़ते रहेंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। और ये स्पीच उन्होंने जो दी थी वो सिर्फ सरेंडर करने से 3 दिन पहले दी थी। हम जंग हार चुके थे क्योंकि हम सरेंडर कर चुके थे, क्योंकि हमारी ग्राउंड रियलिटीज हमारे साथ नहीं थी और हमें पता था, और वो जेडे भुट्टो साहब को भी पता था। लेकिन हारने से पहले भी उन्होंने हार नहीं मानी, उनको पता था कि हम हार जाएंगे जंग, लेकिन 3 दिन पहले भी उनके पास लड़ने का तो टाइम था ना, तो उन्होंने हारने के बजाय लड़ना जरूरी समझा। और यही एक डिप्लोमेट का एटीट्यूड शो करता है कि आप किस कदर प्रिपेयर्ड हैं, कि आपको पता है कि आपके सामने हार है, लेकिन आप हार नहीं मान रहे, बल्कि आप डटे हुए हैं और लड़ रहे हैं अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए। अच्छा जी, आगे देखते हैं। The diplomat applies the national interest first and foremost in preparing to form and implement policy, and is grounded in a deep commitment to the core values and vital interests animating the strategy of the state. Diplomat national interest को सबसे पहले और सबसे ऊपर अपनी प्रायोरिटी रख के इम्प्लीमेंट करता है, प्रैक्टिकलिटी तौर पे वो इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसी को, ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऑन अ प्रायोरिटी सर्व कर सके। और उसकी बेसिस क्या होती है, उसकी रियलिटीज़ क्या होती है, उसका जो ये मकसद होता है नेशनल इंटरेस्ट का, ये डीप कमिटमेंट्स जो हमने ऊपर बात की थी कि एनश्राइंड कमिटमेंट एंड जो वैल्यूज़ है कोर हमारे नेशन की जो मुकद्दस नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने इंटरेस्ट को वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसके तहत ही स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उन मकासद के तहत जो कि उसकी रियाया चाहती है, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंसान हो, चाहे एक रियासत हो, चाहे एक नेशन हो, उसके लिए जो उसकी कमिटमेंट्स और जो वैल्यूज़ होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अ वैल्यूलेस सोसाइटी इज़ नॉट ए सोसाइटी, इट्स अ जंगल। ठीक है, वो कोई सोसाइटी तो नहीं कहलाई जाएगी। अगर आपके एक सोसाइटी है उसमें कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो जब उनमें कोई वैल्यूज़ ही नहीं होंगी, तो वहाँ पे सही गलत का तो पर्सपेक्टिव ही नहीं आएगा ना, वहाँ पे तो फिर खाना बदोशी है। अगर वो नोमैडिक्स की तरह जी रहे हैं तो फिर वो सोसाइटी नहीं हुई कोई। खाना बदोशों की क्या सोसाइटी होती है, क्या ज़िंदगी होती है? ज़िंदगी उनकी होती है जिनकी वैल्यूज़ होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, उनके
इंटरेस्ट होते हैं और उनके इंटरेस्ट उनके वैल्यूज़ के साथ जुड़े होते हैं, उनकी कमिटमेंट के साथ जुड़े होते हैं, तभी वो स्टेट आगे बढ़ता है उन कमिटमेंट्स को अचीव करने के लिए, उन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Oh no, man. ओके, हमारे पास 4 लोग हैं अभी मौजूद। सेकंड जो प्रिंसिपल है हमारा वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है साख, भरोसा। ठीक है, साख कहते हैं कि इस चीज की कितनी साख है, इसकी बात की साख क्या है, इसकी बात का मतलब और इसकी बात का ऑथेंटिसिटी कितनी है कि हम उस पर भरोसा कर सकें, वो क्रेडिबल कितना है। एक डिप्लोमेट की जो कम्युनिकेशन है ना, वो इतनी क्रेडिबल होनी चाहिए, उसकी बात में इतना भरोसा नजर आना चाहिए कि जो दूसरी साइड है वो उसको मानने पे मजबूर हो जाए, वो इतना कन्विंसिंग होना चाहिए। और कोई भी बात कन्विंसिंग की सूरत होगी जब वो इतनी क्रेडिबल होगी और इतनी क्लियर होगी। जितनी क्लियर आपकी कम्युनिकेशन होगी उतना ही क्रेडिबल आपका कमिटमेंट मानी जाएगी या आपका सजेशन माना जाएगा। डिप्लोमेसी इज बाय इट्स नेचर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। हमें पता चल गया डिप्लोमेसी अपने नेचर से क्या है, कम्युनिकेशन का एक आर्ट है। डिप्लोमेसी का जो मेन मकसद है, जो मेन बुनियाद है, वो क्या है, कम्युनिकेशन, बैक्ड बाय द इनहेरेंट रिसोर्सेज ऑफ ईच साइड। इनहेरेंट रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो गई, इनहेरेंट रिसोर्सेज वो कमिटमेंट्स हो गई, वो वैल्यूज हो गई, वो इंटरेस्ट हो गए, जो कि दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज हो सकती हैं। वो उन रिसोर्सेज के तहत अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को फॉर्म करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। टू establish an agreement resolving a set of differences and outlining a basis for future relation। क्या बनाने के लिए, क्या वजूद में लाने के लिए, ऐसा एक एग्रीमेंट जो कि उनके डिफरेंसेस को सॉल्व करे, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे और एक बेहतर रिलेशन आने वाली जिंदगी में कायम कर सके, इन फ्यूचर एक बेहतर रिलेशन कायम करे। जितना हमारे स्टेट्स के दरमियान रिलेशन अच्छा होगा उतना उनको भी फायदा और हमें भी फायदा है। जब भरोसा, जब क्रेडिबिलिटी के साथ हम अपनी डिप्लोमेसी को बैक बाय करेंगे तो हम ये बात कन्विंसिंगली उनको बता रहे होंगे कि देखें, आगे हम इसको देखते हैं किस तरीके से। द पॉलिसी प्रेजेंटेशन मस्ट बी कन्विंसिंग, कन्वेइंग द फॉर्मल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। जो पॉलिसी प्रेजेंटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए, मतलब डिप्लोमेट की बात इस तरीके की होनी चाहिए कि वो कन्विंसिंग हो और ये कन्वे कर रहा हो कि ये सिर्फ हमारे लिए भलाई की बात नहीं है, ये आपके लिए भी भला है। अगर इसमें आपका फायदा है तो हमारा फायदा है, लेकिन अगर इसमें आपका नुकसान है तो हमें भी कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें भी इसमें नुकसान है। तभी वो एक भरोसा और क्रेडिबिलिटी शो करेगा। और वो फॉर्मल एटीट्यूड बैक्ड बाय क्या होता है, क्लियर, रियलिस्टिक रिवॉर्ड्स और कॉस्ट एंड अंडरपिन्ड बाय एन इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल रेपुटेशन फॉर कैंडर एंड रिलायबिलिटी। उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्डिंग्स होगी, जो फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, क्लियर होगा, कोई उसमें एम्बिग्विटी नहीं होगी कि भाई वो क्या बात कर रहा है। मैंने किसी से पूछा कि जी आप लोग मुझको मुझसे पूछते हैं कि मैम असाइनमेंट कब तक जमा कराना है, क्या हम फ्राइडे तक जमा करा सकते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ नहीं, जिनका बन गया वो अभी जमा करा दे और जिनका नहीं बना वो एज सून एज पॉसिबल जमा करा दे। तो इसमें क्या हो गया, एम्बिग्विटी आ गई। एम्बिग्विटी क्या आई, मैंने क्या बोल दिया कि एज सून एज पॉसिबल। अब एज सून एज पॉसिबल कितना सून या कितना पॉसिबल, मतलब कब तक, कोई एक डेडलाइन नहीं आई ना आपके पास
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, लेकिन कितना जल्दी? अब किसी के लिए हो सकता है कि उसके लिए 2 दिन जल्दी हो, किसी के लिए हो सकता है उसके लिए 5 दिन जल्दी हो, किसी के लिए हो सकता है शाम तक हो जाए। लेकिन वो एक एम्बिगुइटी, वेग स्टेटमेंट हो गया, क्लियर नहीं रहा आपको कि मैंने क्या बोला, ठीक है। फिर अगर मुझे अब आपको ये जब क्लियर नहीं रहा कि आपकी डेडलाइन क्या है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लेट सबमिशन कब काउंट होगी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ना तो रिवॉर्ड बताया ना कॉस्ट बताई, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपको ये कह दिया कि आपने अपना असाइनमेंट फ्राइडे तक जमा कराना है, उसके बाद लेट सबमिशन होगी और उसके बाद मैं उस चीज़ को अलाउ नहीं करूँगी, यहाँ पे मैंने एक रियलिस्टिक क्लियर पॉइंट बता दिया जिसमें मैंने आपको रिवॉर्ड और कॉस्ट की बात की। अगर आप अपना असाइनमेंट फ्राइडे से पहले जमा करा देते हैं, आप बेनिफिशियल रहेंगे, आपका असाइनमेंट अलाउ हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, चेक हो जाएगा, आपको अच्छी मार्किंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लेट सबमिशन कराते हैं तो उसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट क्या होगी कि आपको आना पड़ेगा, मुझसे बात करनी पड़ेगी, मुझे वजह बतानी पड़ेगी और फिर जाके आपका असाइनमेंट जमा हो रहा है। तो आपने एक जो इतनी मेहनत की उसको, वो आपने कॉस्ट पे की और उसके बाद भी जब आप लेट सबमिशन में काउंट होंगे तो आपकी मार्किंग भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसी तरीके से रियासतों को जो डिप्लोमेट होते हैं वो बता देते हैं कि देखिए, अगर आप ये करते हैं, ये एग्रीमेंट हम साइन करते हैं तो आपके ये फायदे हैं, लेकिन अगर आप ये एग्रीमेंट साइन नहीं करते तो आपको इसकी एक कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसमें ये नुकसान है। जो क्रेडिबल डिप्लोमेट होगा वो प्रोज एंड कॉन्स, रिवॉर्ड्स एंड कॉस्ट बिल्कुल क्लियरली और रियलिस्टिकली बताएगा। फिर से मैं आपको जेडे भुट्टो की सॉरी मिसाल देती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से कहा था कि अगर जो यूनाइटेड जो नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो कोई रेजोल्यूशन पास कर देता है, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं पीछे हटते और वो इसी तरीके से पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करते रहेंगे तो हम भी उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको भी एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, हम भी उनको तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर वो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो, चाहे एक डिप्लोमेट पूरी डिप्लोमेटिक टीम के साथ गया हो या तो वो एक अकेला गया हो, लेकिन उसमें जो लेवल ऑफ रिलायबिलिटी है वो उसको शो करनी पड़ेगी, चाहे वो अकेला एक एग्रीमेंट साइन करने गया हो या विद टीम गया हो, ठीक है। उसकी बाद में इतनी क्लैरिटी और इतनी रियलिस्टिकनेस शो होनी चाहिए। Any advantage sought by the diplomatic presentation by provoking uncertainty must be grounded in credible must be grounded in credible in order to deliver an opening। जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है, आप कोई अनसर्टेनिटी सिचुएशन कायम करके भी अपनी बात हासिल कर सकते हैं, अपना भरोसा हासिल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बार बार यही बताऊं कि नहीं हम इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा है। हम एट अ सर्टेन अमाउंट कुछ अनसर्टेनिटी भी कायम कर सकते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ बताएंगे ना कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। अब मैंने अगर बोला कि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके नंबर काट दूंगी, सीधा सीधा। और अगर मैंने आपको उस एक मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि आपने अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया मैं आपके नंबर काट लूंगी, ये ठीक है, मैंने ये बोल दिया। और मैंने ये बोल दिया कि अगर आप अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अब इन दोनों पॉइंट्स में जो ज़्यादा खतरनाक बात क्या थी, दूसरी वाली कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि उसका नताइज क्या निकल सकता है। उसका नताइज ये भी हो सकता है कि मैं आपका पेपर ना देने दूं, मैं आपका पेपर रोक लूं, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट भी, जो डिप्लोमेट होता है वो भी इस तरीके से अनसर्टेनिटी कायम करता है कि हम भी लड़ सकते हैं, हम भी आपको अगर नुकसान होगा तो इतना नुकसान पहुंच सकता है आपको, इसलिए होश के नाखून लें और हमारी बात पे तवज्जो दें। और इसमें ये बताने से और भरोसा और रियलिस्टिक क्रेडिबिलिटी शो होती है, ठीक है। The credible diplomatic presentation maintains the initiative and aims
to increase prospects for compromise in favor of the presenter position. हम अपने क्रेडिबल डिप्लोमेटिक प्रेजेंटेशन के तहत अपने मुताबिक अपना मन चाहा कॉम्प्रोमाइज भी करवा सकते हैं उनसे, लेकिन उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए कि हमारी बात इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए और हम अपना एक डिप्लोमेट को ये बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए कि वो अपना इंटरेस्ट किसी भी तरीके से घसीट के अपने फेवर में बात ले आए, वो घसीट के किसी भी तरीके से उस एग्रीमेंट को अपने फेवर में कर ले। यही एक डिप्लोमेट की क्वालिटी है और वो ऐसे क्रेडिबल मीन के साथ भी कर सकता है। ठीक है, अब इस तरीके से कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर शो करके या फेवर शो करके वो अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अच्छे तरीके से गेन कर सकता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को याद है? कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है हमारा क्लैरिटी। क्लैरिटी के बारे में आपको पता है क्लैरिटी क्या? वाज़ेह तौर पे क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिगुइटी मीन्स कोई भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप बहुत क्लियर होने चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके, अपने व्यूज को लेके, अपनी बात को लेके बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। कोई ब्लफ नहीं होना चाहिए। ब्लफ क्या मतलब कि आप ऐसे कोई बोंगी मार रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लियर रहेंगे, जितनी आपकी क्लियर बात होगी, जितनी आपकी एक्यूरेट बात होगी, उतना अच्छा आप अपनी बात को प्रेजेंट कर सकेंगे और समझा सकेंगे। जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंटेशन या स्पीचेस होती हैं वो इतनी क्लियर होती हैं कि उसका जो एक एक वर्ड है, और बाज़ उनको कहा जाता है कि आपने अपनी स्पीच में ये वर्ड्स तो डालने ही डालने हैं कहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम ये वर्ड अगर चूज करेंगे तो इसकी बात का वजन बनेगा। अगर हम ऐसे ही कुछ अड़ंग मड़ंग बोल के आ जाएं तो उसका कोई भी मकसद नहीं रहेगा, ना तो उस बात का कोई वैल्यू रहेगी। उसको वैल्यू देने के लिए you need to use accurate words and sentences to show the authenticity, to show the clarity of your views and concept. ठीक है? Diplomacy requires the exchange of views and concepts to weave an agreement together from different strands of interest. दो अलग व्यूज और दो अलग कॉन्सेप्ट के रियासतें जब एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती हैं तो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि उनके इंटरेस्ट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। किसी किस्म की एम्बिगुइटी, किसी किस्म की वेगनेस उनको खतरे में डाल सकती है या उनकी बात को खतरे में डाल सकती है। However, nuanced in presentation, communication must be precise and without ultimately detrimental ambiguity. जो प्रेजेंटेशन हो वो बहुत ही अच्छी और कम्युनिकेशन में बहुत ही प्रोसाइज हो। कम अल्फाज में अपनी बात को अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से बोल देना, तो वो क्या अचीव करवाएगा? वो उनको उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करा देगा। लेकिन अगर उसमें सर्टेन किस्म की प्रेजेंटेशन में कंफ्यूजन होगी, एम्बिग्विटी होगी, वेगनेस होगी, पता ही नहीं चल रहा क्या सर है क्या पैर है क्या बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे उनकी जो अप्रोच है, जो ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की, अटेन करने की अप्रोच है, वो फेल हो जाएगी और वो क्लेम नहीं कर पाएंगे अपना इंटरेस्ट। ठीक है? This is not to claim that diplomacy is literalist or unsubtle. Rather, in diplomacy, even a bluff needs to convey its claim convincingly. देखिए जी, मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि जेडे भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर हमें 100 साल की जंग लड़नी पड़ी तो हम 100 साल की जंग लड़ेंगे। अब 100 साल की जंग तो ऑब्वियसली कोई नहीं लड़ेगा, ये एक ब्लफ था। लेकिन वो ब्लफ इतना एक्यूरेटली उन्होंने कहा था, इतना कन्विंसिंगली उन्होंने कहा था और इतना क्लियरली उन्होंने कहा था कि उनका ब्लफ में कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, उनके थ्रेट में कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे।
फिर चाहे ग्राउंड रियलिटीज कुछ भी हो, लेकिन उससे उन्होंने डरे नहीं और अपनी बात को बहुत ही एक्यूरेट और कन्विंसिंगली शो किया और कन्वे किया. But greater efforts is directed to the communication of intended consequences. जितने आपके अच्छे एफर्ट्स होंगे, जितनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उतने ही रिजल्ट्स आपके जो होंगे वो बेहतर होंगे और आपके मर्जी के होंगे. द डिप्लोमेटिक अप्रोच. अब अगर कोई ये बात कहता है ना कि जेड भुट्टो की जो स्पीच थी उससे हुआ तो कुछ नहीं, अल्टीमेटली हम लोग हार गए. हाँ, हम हार गए, कुछ नहीं हुआ उस स्पीच से. लेकिन उस स्पीच को कोट इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि वो वहां पे डरा नहीं, क्योंकि उसने अपनी बात बहुत ही क्लियरली कन्वे की. वो स्पीच अगर आप पूरी देखेंगे तो उसमें एक फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव हंस रहा होता है, तो वो उससे पूछता है कि भाई क्यों हंसी आ रही है तुम्हें इतनी, क्या मैंने कोई जोक मारा है. ग्रेट ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहा जाता है, ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहा जाता है, उसने ऐसा क्या ग्रेट काम किया है. ये सारी बातें उसने कही थी, एक एक बंदे को उसने झाड़ दिया था और कोई उसको कुछ कह नहीं पाया. जब वो फाड़ के रेजोल्यूशन उठ के चला गया था, सबके मुंह देखने लायक थे और सबके मुंह नीचे झुके हुए थे, कोई कुछ कहने की हिम्मत में था ही नहीं. भले उस स्पीच ने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन उस स्पीच ने ये शो किया कि हम डरते नहीं हैं, हम हार नहीं मानेंगे. उस स्पीच ने बहुत कुछ शो किया. जो भी ये प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं वो सारे ही प्रिंसिपल्स उसके अंदर और उसके स्पीच में शामिल थे. ठीक है. The diplomatic approach, informed by a clear communication of the objectives and constraint of the situation, means to unravel misconception and determine whether or not agreement can be reached. जितना आप क्लियर होंगे उतना आप अपने कम्युनिकेशन में जितना क्लियर होंगे उतना आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकेंगे और कंस्ट्रेंट्स मतलब चैलेंजेस को मोल्ड कर सकेंगे. आप अपने चैलेंजेस को फेस कर सकेंगे. जिसके जैसे जैसे आप अपना मकसद हासिल करते जाएंगे और अपने चैलेंजेस को भी कम करते जाएंगे, तो जो मिसकंसेप्शन का या फिर एग्रीमेंट ना होने का जो इनकाम है वो बहुत इम्कान है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से अचीव कर सकेंगे. आई थिंक ये क्लास ख़त्म हो जाएगी यहीं पे. 44 मिनट्स हो चुके हैं. अगर ये लिंक बंद हो जाता है, आई विल शेयर यू अनदर लिंक और आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा. Comprehensiveness. The comprehensive डिप्लोमेट. कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या होता है, बहुत ही वाज़ेह तौर पे वाइड रेंज में या बहुत ही डिटेल नॉलेज और डिटेल नॉलेज अबाउट द पॉलिसी, इंटरेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी और ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स और सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता होने चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स की, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, कि किस तरीके से वो काम करता है. जैसे हमने 9 ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी पढ़ा था, तो वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिप्लोमेसी थी. ठीक है. उसमें आपको पता होना चाहिए हर ट्रैक में कि हर डिसिप्लिन में हर स्किल के बारे में पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मामला अभी आप डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरीके से हल किया जाएगा या किस तरीके से उसको आपने टैकल करना है. ये आपको वहीं बैठे बैठे आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी में करनी होती है. इट इज़ एन वेरी टफ जॉब, इट इज़ एन वेरी हार्ड टू डू. तभी डिप्लोमेट्स को इतनी अहमियत हासिल है और तभी उनको इतनी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज दी जाती हैं, बिकॉज दे आर डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड. ठीक है. The comprehensive diplomatic approach seeks to engage and resolve issues that are often inherently multidisciplinary and interdepartmental, and to account for the effects of multiple parties of an agreement over time.
जो कॉम्प्रिहेंसिव डिप्लोमेटिक अप्रोच होती है वो बहुत ही इंगेजिंग होनी चाहिए और उसको आना चाहिए रिजॉल्व करना इश्यूज, क्योंकि जो इश्यूज होते हैं वो बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, बहुत तरीकों के होते हैं और बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट के उनके ताल्लुक होते हैं। ठीक है, अब लाजमी नहीं आप कल्चरल इश्यूज पे डील कर रहे हो और अचानक से कोई इकोनॉमिकल इशू आ जाता है तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद मल्टी पार्टीज मिलके विद इन टाइम फ्रेम, विद इन उनकी जो कम्युनिकेशन होती है उससे कोई एग्रीमेंट फ्रेम करती है। The comprehensive approach incorporates public and social media diplomacy and appropriate multi-tracks of engagement in shaping and implementing foreign policy. जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है वो देखती है कि भाई आपका जो बिजनेस ट्रैक है या आपका जो सोशल मीडिया ट्रैक है डिप्लोमेसी करने का, या उसमें और दूसरे दीगर जो मल्टी ट्रैक आपके हैं उसमें कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा किसी भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को गेन करने के लिए या तो आपकी फॉरेन पॉलिसी को और ज़्यादा ऑथेंटिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। Comprehensiveness in diplomacy is prepared for a variety of discipline, and methods to be employed to advance the policy objectives. Comprehensiveness क्यों ज़रूरी है, ये broad range of knowledge क्यों ज़रूरी है, ताकि आप प्रिपेयर रहें अगर आपके सामने कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाता है जो आपको, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक डिप्लोमेट डिप्लोमेसी करने गया है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने गया है, लेकिन उनके सामने अचानक से कल्चरल इशू आ गया, वो कह रहे हैं इस पर तो हमें कुछ पता नहीं है। वो ये तो नहीं बोल सकते, उनको हर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, उनको हर तरीके से पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने इंटरेस्ट को गेन करेगा और हासिल करेगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस encompasses inherent flexibility and anticipation of variables consequences so that goals may be achieved through evolving alternative and opportunistic courses of action। जितना कॉम्प्रिहेंसिवली वो अपनी कम्युनिकेशन को रखेंगे उतने अच्छे उतने बेटर रिजल्ट वो पाएंगे। ठीक है, उतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज वो हासिल कर सकेंगे। अच्छा जी, ये है फिफ्थ पॉइंट हमारा, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से आपको पता है अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नेचर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो सिचुएशन है वो किस लिहाज की है और उसकी रियलिटीज़ क्या है और हमें उसमें किस तरीके से बात करनी है। जब तक आप किसी सर्टेन सिचुएशन को समझेंगे नहीं, आप उसको कॉन्कर कर नहीं पाएंगे या फिर आप उसमें रिएक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप ठीक तरीके से उस सिचुएशन को नहीं समझते। Diplomatic operations must be thoroughly grounded in a government's policy position and the circumstances surrounding the issues and flexibility possible in the dialogue। जितना ज़्यादा डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ है हमारी, जितना ज़्यादा हम अपनी पॉलिसी की वैल्यू को समझेंगे, जितना हम ज़्यादा अपनी इश्यूज़ को समझेंगे और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की या हम अपने गोल्स की नज़ाकत को समझेंगे कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट और कितने एसेंशियल हैं, उतना ही अच्छे से और उतना ही फ्लेक्सिबली हम अपना काम और कम्युनिकेशन कर पाएंगे। हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना इंटरेस्ट गेन करने के लिए भी हमें अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि ये हमारे इंटरेस्ट के लिए या हमारे नेशन के लिए कितना ज़रूरी है इस चीज़ का होना। अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स कमिटमेंट टू लर्निंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द डिप्लोमेटिक सिचुएशन, environment, incentives, history and motivations propelling policy। आपको अपनी पॉलिसी तो पता होनी चाहिए लेकिन आपको दीगर हिस्ट्री के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए। अगर आप एक कंट्री में किसी डिप्लोमेटिक मिशन पे जा रहे हैं, किसी एग्रीमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कंट्री के साथ उस कंट्री की जो डिप्लोमेसी की हैसियत है या हिस्ट्री है वो कैसी रही है, आपका हमेशा से एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी सिचुएशन कैसी है, क्या आप इतने पॉलिटिकली या प्रोफेशनली डेवलप हैं कि उन कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें, या आप इतने मोटिवेटेड हैं अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके वहाँ पे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है।
ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, द इन्वायरमेंट, द हिस्ट्री, द मोटिवेशन of your policy to get or to achieve your interests or objectives of your policy. ठीक है. Effective operational diplomacy also requires solid understanding of counterpart goals, beliefs and underlying cultural outlook. आपकी effective diplomacy के लिए या आपकी practical approach के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको काउंटर पार्ट गोल की अदर साइड की नॉलेज होनी चाहिए. उनके गोल्स क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, या वो हमें किस तरीके से हमारे लिए सवाल खड़े करेंगे और हम किस तरीके से उनके गोल्स को काउंटर कर सकेंगे और अपनी बात को, अपने गेन, अपने इंटरेस्ट को हासिल कर सकेंगे. ठीक है. नंबर 6, परसेप्टिवनेस. परसेप्शन का मतलब तो आप लोगों को पता है, नजरिया, पर्सपेक्टिव, कि किस तरीके से किसी चीज को हम समझते हैं. तो परसेप्टिवनेस क्या हुआ, तो बता सकता है? कोई नहीं बता रहा. समझ, किसी भी चीज की समझ, कि किस तरीके से शऊर होना, आपको समझ और शऊर होना, आपको पता होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है. आपको पता होने चाहिए उसकी इम्पोर्टेंस. आपको पता होने चाहिए कि जो आपके मोटिव्स और इश्यूज हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है. सर्टेन अमाउंट ऑफ, एक्सट्रीमली सॉरी, something is wrong. अच्छा जी, आपको पता होनी चाहिए कि जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से आपने उनको अचीव करना है और किस इंटरेस्ट को, किस इशू को किस तरीके से आपने डील करना है. ये समझ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये शऊर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Perception requires discerning nuance and applying insight to distinguish issues, motives, interests, and positions in negotiating a mutually acceptable solution. जब आप एक म्यूचुअल सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, जब एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको दोनों पार्टी का ख्याल करना पड़ता है. ये नहीं होता कि आप अपने फेवर में भी अगर बात कर रहे हैं तो वो इतना कन्विंसिंग होना चाहिए और इतना क्लियर होना चाहिए कि वो अगली पार्टी को लगे कि नहीं, ये हमारे लिए भी बात कर रहा है और ये ठीक बात है. और उन इश्यूज को, उन मोटिव्स और इंटरेस्ट में जब आप क्लियर होंगे और आप उसका डिफरेंस को जानते होंगे, तभी आप अपनी बात बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बोल पाएंगे. ठीक है. Perceptiveness is essential in diplomacy to discern key methods and points of debate, potential consensus and pitfalls. आप अपने परसेप्टिव, अपनी समझ के ज़रिए, वो समझ बहुत इम्पॉर्टेंट है डिप्लोमेसी में, ताकि आप अपने जो पॉइंट ऑफ डिबेट है या आपके जो ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस हैं, आप उनको बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सको, डिसकंसर्न कर सको. डिसर्न मतलब क्या होता है कि आप उसको एक तरीके से उसमें, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आप उसमें, आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो. उसमें आपको कोई, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है ना कि कभी कभार चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं, तो उसमें आपको उन कंफ्यूजन्स में सेपरेशन करनी आनी चाहिए. आपको वो डिफ़िकल्टी बाय साइड और विद द अदर सेंसेस, के आप बता सकें, आप पिक आउट कर सकें कि आपके लिए उस कंफ्यूजन में इंटरेस्टिंग क्या है या आपका इंटरेस्ट क्या है. बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उसमें जज करना है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू और योर इंटरेस्ट. ठीक है. Perceptiveness additionally gauges how the policy approaches
approach appears to interlocutors and wider public interest, and the uses of informational and social networks in shaping and owning the approach. आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी या आपकी जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो किस तरीके से है, और उसी इंफॉर्मेशन को लेके आप उसे सोशल, आपके पास अब तो इतने सोशल नेटवर्क्स हैं कि आप बहुत आसानी से जज कर सकते हैं अपनी नेशन का पर्सपेक्टिव। ठीक है, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लोकेटर्स का मतलब है बातचीत करने वाला। ठीक है, आप बहुत अच्छे से अपने पब्लिक के इंटरेस्ट को समझ सकते हैं और फिर आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सको या गेन कर सको। इसी तरीके से बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में या बहुत सारी चीज़ों में आपको अपना इंटरेस्ट, आपको अपना सही इंटरेस्ट या सही इशू को ढूंढ के उस वक्त आपको उसको अचीव करना होता है। ठीक है, अभी आपका मैं आपको एक दूसरा लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, आप उसको ज्वाइन करें। उसके बाद जो हमारे बाकी 4 प्रिंसिपल्स रहते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।